हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। वैसे तो हमारी मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो गई है। तो लास्ट मैंने वीडियो कराई थी तो उसमें हमने शिवाजी का इतिहास या फिर मराठा साम्राज्य देख लिया था और वो पार्ट नंबर 21 था। तो 21 पार्ट बना दिए हैं। अगर किसी ने वो ना देखे हो तो UPPC स्टैट 3 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी कंटिन्यू, क्योंकि अब थोड़ा बहुत काम वगैरह था घर पे तो वो निपटा दिया है। तो देखिए अब ये लास्ट पार्ट है, यानी कि जो मेडिवल हिस्ट्री है तो उसका लास्ट पार्ट है और इसमें हम देखेंगे पूरी मेडिएवल मुग़ल काल का जो भी है उसमें मिसलेनियस डिपेंड। तो मुग़ल काल का मिसलेनियस वगैरह देखेंगे। ऑलरेडी हमने सब कुछ 17 डिपेंड अध्याय 17 से चले थे और 37, तो 37 तक करा दिए और यहाँ पर हमारा पूरा मुग़ल काल और मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए देखिए, और इसके बाद हमारा फोकस रहेगा ज़्यादातर किस पर, एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत पर। और उसके साथ साथ जो हमारी बायोलॉजी रुकी पड़ी है, इसके बायोलॉजी के 5 पार्ट हो गए तो बायोलॉजी कराऊंगा आपको। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम सब कुछ डिटेल में करा रखा है। और ये है मुग़ल काल का मिसलेनियस। तो चलिए देखते हैं पेशवा पेशवा राज्य का संस्थापक कौन था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए मसोका हटमेंट। तो ये मसोका शब्द का क्या अर्थ होता था। तो मसोका शब्द का अर्थ होता था नगद वेतन के बदले दिए जाने वाला भूमि अनुदान। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछ ले कि मसोका किसके काल का है तो ये मराठा साम्राज्य वगैरह का है। जो अभी ऊपर चैप्टर पढ़ाया है ना, ये देख लीजिए, ये आई थिंक यहाँ पर है। ये शिवाजी वाला चैप्टर पढ़ा के आए हैं। तो मसोका क्या है, तो मसोका जागीरें, मतलब जागीरें जो भूमि वगैरह दी जाती थी, भूमि ज़मीन जायदाद कह लो या फिर जागीर कह लो। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है डिपेंड्स। और यहाँ पर पूछा है कि जागीर शब्द का क्या अर्थ है, तो वही बात है नगद वेतन के बदले दिया जाने वाला भूमि अनुदान। डिपेंड्स समझ गए होगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए सिख गुरुओं के संबंध में कथनों पर विचार करना और यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। डिपेंड्स क्वेश्चन यहाँ से पढ़कर और यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ देखना ज़रूरी है क्या पूछा है, सही है कि गलत। तो चलिए देखिए सही बताना है हमें। तो बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। ये सही है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखों को एक सैनिक समुदाय या फिर सैन्य समुदाय में बदलने का काम किसने किया था। तो ये तेग बहादुर, याद रखना तेग बहादुर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी किसने, औरंगजेब ने सर कटवा दिया था इनका। आगे चलिए, गुरु अर्जुन देव ने सिखों के गुरु रामदास के बाद बने। तो ये भी सही है। गुरु अर्जुन देव जो गुरु बने थे सिखों के, तो वो रामदास के बाद बने थे। ये सही है। गुरु अर्जुन देव ने सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। तो ये गलत है। पहली बात तो याद रखना, कई बार ये पूछा है ग्रुप 3D के एग्जाम में कि पंजाबी की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी। ठीक है। और ये गुरुमुखी अर्जुन देव ने नहीं दी थी, ये दी थी, बताइए कोई देव बता सकता है तो बताइए। तो ये गुरुमुखी देन है अंगद की। ठीक है, अंगद गुरु थे इनके, तो उन्होंने दी थी, ना कि अर्जुन देव ने। तो ये तीसरा गलत है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहला दूसरा सही है। आगे चलिए, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है PCS के अकॉर्डिंग। तो जो राजा जयसिंह था, राजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएँ कहाँ कहाँ बनवाई थी, तो वेधशालाएँ बनवाई थी उसने दिल्ली, जयपुर, ये देख लीजिए, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में वेधशाला बनवाई थी। ऑप्शन नंबर डी। और ये कई बार पूछा है UPPC में, याद रखेंगे इसको। आगे चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अहदी में घुड़सवार सिपाही थे। तो अहदी में घुड़सवार सिपाही कौन थे, तो बताइए। तो कोई बता सकता है तो देखिए, अहदी फ्रेंड्स, अहदी साम्राज्य में घुड़सवार सिपाही थे तो जिन्होंने अपनी सेवाएं एक प्रदान की थी। तो जो अहदी थे तो इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की थी। आगे चलिए, उन्होंने किसी सरदार के साथ अपने आपको संलग्न नहीं किया। मतलब किसी भी राजा को या फिर किसी सरदार के साथ मिलकर काम नहीं किया। तो बताइए ये सही है। आगे चलिए, ये सही है फ्रेंड्स, दोनों सही हैं। आगे चलिए, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल होता था। फ्रेंड्स तो ये भी सही है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजा ही उनका कर्नल वगैरह होता था या फिर
कैप्टन वगैरह कह लो, ठीक है। तो ये तीसरा सही है। आगे चलिए, चौथा क्या कहता है, उन्होंने अपने आप को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया था, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये ऊपर देखिए, यहाँ पर लिखा है उन्होंने किसी भी सरदार के साथ खुद को संलग्न नहीं किया था, बट यहाँ पर कह रहा है उन्होंने मिर्जा के साथ संलग्न किया था, तो ये गलत है, ठीक है। और हमें बताना था निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर बताना था कौन सा कथन सही है। तो ये 1 2 3 ये ऑलरेडी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, और ये IAS का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, ये चंपक, ठीक है, ये चंपक मध्य भारत में नहीं था, तो ये गलत है। दुर्गर, ठीक है, ये दुर्गर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये सही है। तो हमें बताना था कौन सा सही सुमेलित है, दूसरा सही सुमेलित है, ठीक है। तीसरा देखिए, कुलूत, तो ये मालाबार में नहीं पड़ता था, ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है, मतलब ये चंपक वगैरह मालाबार में था, ये कुरूद वगैरह मध्य भारत में, ठीक है। तो ये गलत है, बट हमें बताना कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी। और ये IAS का पूछा हुआ है, एकदम डीप लेवल का। आगे चलिए, मुगल साम्राज्य के कारखानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर बताना है उनके कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो सही कथन बताना, तो चलिए देखिए, वे उचित मूल्य पर राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते, तो ये सही है। वे विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन देते, तो ये भी सही है। वे कारीगरों को बेहतर नमूने प्रदान करते थे, तो ये भी सही है, जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं। आगे चलिए, वे सामान्य जन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, तो ये गलत है। अगर मुगल सामान्य जन की आवश्यकता पूरी करते तो हमारे देश की जो आधी आबादी थी, जो कि भुखमरी से मर रही थी और गरीबी से मर रही थी, तो चौथा गलत है, ठीक है। और चौथा गलत है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। आगे चलिए, बिना किसी राज्य की सहायता वे बिना किसी राजकीय सहायता से संचालित होते थे, तो ये गलत है, ठीक है। वे पहली बात तो सहायता करते ही थे, राजकीय सहायता की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो, यहाँ ये चौथे में ये कह रहा है वे सामान्य जन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, मतलब जो भारत की गरीब जनता थी तो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे, तो ये तो पढ़ के ही नॉनसेंस लग रहा है। आगे चलिए, निम्न इनको सही क्रम में लगाना है, तो चलिए देखिए, इनको सही क्रम में लगाना है, तो देखिए क्या कहता है। तो पहले कौन आएंगे, तो सबसे पहले आई थी पद्मिनी यानी कि तीसरा, और फिर आई थी दुर्गावती यानी कि दूसरा, फिर आएंगी ताराबाई चौथा, और अहिल्याबाई सबसे लास्ट में, यानी कि 32 41, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम ताराबाई का याद रखना। औरंगजेब जब मरा था तो उस टाइम मराठा साम्राज्य ताराबाई के हाथों में था, कई बार पूछा है। आगे चलिए, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो चलिए सही देख लेते हैं, तो हमें बताना है सही कौन कौन सा है। तो देखिए, जात जात और सवार पद प्रदान किए जाते, तो ये सही है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मुगल काल के पद हैं, जात और सवार, ये सही है। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, तो अनुवांशिक नहीं होते थे, तो दूसरा गलत है। आगे देखिए, मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे, तो ये भी सही है। चौथा देखिए क्या कहता है, दीवान कार्यालय द्वारा उनको वेतन दिया जाता था, तो ये गलत है, दीवान कार्यालय द्वारा नहीं दिया जाता था। तो हमें बताना कौन सा कथन सही था, तो ये पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। ये मनसबदार वगैरह ये मतलब अनुवांशिक, मतलब ये था, मान लो किसी का फादर, ठीक है, किसी का फादर सेनापति है तो उसका लड़का भी सेनापति बनेगा, और फिर इसके लड़के का लड़का भी सेनापति बनेगा, तो इसको कहते हैं अनुवांशिकी, तो ये गलत है। अनुवांशिकी वगैरह से कोई लेना देना नहीं था, तो ये पहला तीसरा सही है, ठीक है। ये सब हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा उत्तर सही है। तो चलिए देखिए, सही उत्तर का चयन करना है। तो ये देखिए, जात और सवार प्रदान किए जाते थे, अनुवांशिकी अभी ऊपर बता दिया ये नहीं था, ठीक है। और क्या कहते हैं, मनसबदार 3 वर्गों में डिवाइड थे, ये भी सही है। दीवान कार्यालय से उनको वेतन दिया जाता था, तो दीवान कार्यालय से नहीं दिया जाता था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर पूछा हुआ है यूपी LDA में मेंस में, ठीक है, और यहाँ पर पूछा है ये प्री में, यानी कि प्री में प्राइमरी परीक्षा में। आगे चलिए, इनको मुगल काल में जो ये घटनाएं हैं, तो इनको सही क्रम में लगाना। तो चलिए देखिए, तो देखते हैं, ठीक है। और ये आई थिंक,
तो देखिए इनको तो लगा ही सकते हो ना आप, इन सब की ट्रिक की वीडियो बना रखी है, बाबर के युद्धों की जितनी ट्रिक की वीडियो हैं सब कुछ लगा रखा है। तो 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध हो जाएगा 27 का, 28 में चल दिया, 29 में घर गया तो ये 29 का हो जाएगा, 1529 का घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध। और ये चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। और ये सामूगढ़ की लड़ाई थी औरंगजेब के टाइम की, तो औरंगजेब तो था 1700 के आसपास, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में आएगा चौथा। तो चलिए देखिए पहले आएगा खानवा का युद्ध यानी कि 1527, फिर आएगा घाघरा का युद्ध यानी कि 2, फिर 1, फिर चौथा का युद्ध यानी कि हुमायूं को, बाबर के बाद आता है हुमायूं यानी कि तीसरा। और फिर ये सामूगढ़ की लड़ाई लड़ी थी औरंगजेब ने, तो औरंगजेब सबसे लास्ट में आया था यानी कि 4। 2134 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ये भी एक आंसर निकालने का तरीका है। आगे चलिए इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये देखिए कितनी बार पूछा, ये लोअर PCS प्री में पूछा हुआ है तो इसको तो लगा सकते हो ना। तो ये पहले पद्मिनी आएंगे, ठीक है। पद्मिनी बोलो या फिर पद्मावत बोल लो, पद्मावत शायद एक मूवी भी है, ठीक है। तो ये कहा जाता था कि जो रानी पद्मावती थी तो उसका गला ट्रांसपेरेंट था, इतनी खूबसूरत थी, मतलब इतनी खूबसूरत थी, कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था तो वो चक्कर खा के गिर पड़ा था। और कही जाती थी कि वो इतनी खूबसूरत थी कि जब वो शरबत वगैरह पीती थी ना तो वो ट्रांसपेरेंट गला था उसका, मतलब शरबत भी आर पार दिखाई देता था। फ्रेंड्स मतलब इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता था कि रानी पद्मावती की आंखें इतनी कटीली थी कि जब वो रानी पद्मावती अपनी उंगली से काजल लगाती थी आंखों में तो उसकी उंगली भी कट फट जाती थी, ठीक है। इतनी सुंदर थी ये। तो जिसकी वजह से मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको देखा था, तो अलाउद्दीन खिलजी इसको देख कर बेहोश हो गया था, इतनी खूबसूरत है, ठीक है। तो पद्मावती पहले आएंगी, तीसरा, फिर दुर्गावती यानी कि दूसरा, फिर तारावती यानी कि 4, फिर लास्ट में अहिल्याबाई। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलिए भारत में मुग़ल शासन की स्थापना ने, यहाँ पर बताना है सही सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो भारत में मुग़ल शासन ने, तो देखिए नगरीकरण को मजबूत किया तो ये सही है, ठीक है। ज़्यादातर उन्होंने नगर, बड़े बड़े नगरे बसाए तो ये सही है। आगे चलिए उत्तरवर्ती उत्तर भारत में अंतर नगरीय संपर्क मजबूत किए तो ये भी सही है। भारत में समुद्री व्यापार को बढ़ाया तो ये भी सही है, ठीक है। लंबी दूरी के व्यापार का जोखिम कम किया तो ऐसा कुछ नहीं किया था उन्होंने, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 कहाँ पर है, तो 1 2 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ये UPSC का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर धार्मिक भवनों का निर्माण अहिल्याबाई ने बहुत धन खर्च किया था, बताइए कौन से मंदिरों में यानी कि धार्मिक कथा कीर्तन भवनों में अहिल्याबाई ने बहुत सारा धन खर्च किया था या फिर डोनेट किया था। तो ये किया था रामेश्वर, ये तमिलनाडु में पड़ता है। जगन्नाथपुरी की यात्रा ये है उड़ीसा की। द्वारका ये भी है शायद गुजरात का। और केदारनाथ तो आपको पता ही होगा। तो इन चारों जगह ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, एकदम A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है, लेकिन आप फिर भी लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह करते नहीं हो, इसी वजह से थोड़ा मेरा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है मन। मैं बिल्कुल पढ़ाना बिल्कुल छोड़ रखा है, बिल्कुल 2 3 दिन के बाद टाइम मिलता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सपोर्ट करो, मैं पहले ही कह चुका हूँ, आप सपोर्ट करोगे तभी चैनल आगे बढ़ेगा और तभी मैं आपको पढ़ा पाऊँगा। अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको यहाँ आकर टाइम वेस्ट करूँ और अपने पैसे बर्बाद करूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है टाइम, ठीक है। मैं आपको टाइम निकाल के, देखो मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर भी कोई नहीं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सही क्रम में लगाना है। तो देखिए सही क्रम में इनको लगाना है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1761 है कहीं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा पहले आएगा। हल्दी घाटी का युद्ध तो ये हुआ था 1576 यानी कि फिर तीसरा। तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1191 में, ठीक है। 1191 में पहली हुई थी, बट यहाँ पर पूछ रहा है दूसरी, तो दूसरा हुई थी, इसमें 1 प्लस कर दो तो 92। अगर ये पूछ रहे तराइन की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो ये हुई थी 1215, ठीक है। और असीरगढ़ का युद्ध, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो असीरगढ़ का युद्ध हुआ था, बताइए कब, तो ये 1601 में, ठीक है। याद रखना असीरगढ़ का किला और असीरगढ़ की लड़ाई, ठीक है, 1601। तो मिला सकते हो ना आप। तो पानीपत की पहली लड़ाई हो जाएगी कब, तीसरी लड़ाई 1761 यानी कि 2, फिर हल्दी घाटी के युद्ध यानी कि 3, फिर 4 1, ठीक है। 23 41 ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है, ठीक है।
तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देख लीजिए आईएएस में पूछा हुआ है। तो देखिए, एकता एकता झंडू बाम किसने लागू किया था? तो एकता प्रणाली झंडू बाम इल्तुतमिश रजिया के फादर ने लगाए थे, यानी कि दिल्ली सल्तनत का ये। जागीरें वगैरह किसके काल में बांटी जाती थी? तो मुगल जागीर देते थे। ठीक। अमरम, ठीक है। तो अमरम किसके काल में था? तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम कहा जाता था। और देखिए मशोका, तो ये मराठे को थे। ठीक है, अभी ऊपर पढ़ा के आया हूँ, एकदम डीप लेवल का है ये। और ये देखिए आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एकदम डीप लेवल के क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है, हल्दी घाटी की लड़ाई तो बता सकता है। तो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी अकबर के साथ, यानी कि दूसरा। बिलग्राम का युद्ध यानी कि कन्नौज की लड़ाई, बिलग्राम की लड़ाई तो ये हुमायूं झंडू के साथ हुई थी, यानी कि तीसरा। खुसरो का विद्रोह, तो खुसरो का विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था जहांगीर के काल में, यानी कि चौथा। और खानवा के युद्ध ने बाबर को विजयी बनाया था, यानी कि बाबर जीता था, यानी कि 2341। ऑप्शन नंबर ए में ही है। डिफेंस ये देख सकते हैं। आगे चलिए डिफेंस। तो कुछ भी ना पता होना तो एक बात तो ज़रूर याद रखना। तो चलिए देखते हैं डिफेंस। 1556 में क्या हुआ था? तो 1556 में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक, यानी कि अकबर राजा बना था 1556 में, यानी कि 5। और 1600 में क्या हुआ था? तो 1600 में अंग्रेज आए थे हमारे देश में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया गया था रानी एलिजाबेथ के द्वारा कि जाइए आप इंडिया के साथ शासन, मतलब इंडिया में कंपनी खोलिए। तो यानी कि 4। और 1680 में क्या हुआ था? तो 1680 में हुआ था शिवाजी का देहांत। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा। और 1739 में, तो इस झंडू बाम के ऊपर कई बार कहानी सुना रखी है। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और कई जगह ये 1739 में करनाल की लड़ाई भी लिखा मिलेगा, जो कि हुई थी मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ये यात्री वगैरह हम सब कुछ पढ़ के आए हैं डिटेल में। तो चलिए देखिए ठिवेंस, और यहाँ पर लगा हुआ है स्टार, इस चीज़ को याद रखना। बाकी आप ये सब मैंने करा रखा है ठिवेंस। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? तो आई थिंक फ्रांसिस्को पल्सर्ट, तो इसने लिखी थी स्टोरी ऑफ मेरागासो मोगोर। डिफेंस। एडवर्ड टेरी ने लिखा था अर्ली ट्रैवल इन इंडिया। निकोलो मनुची, तो ये द वॉइस ऑफ इंडिया। और विलियम फॉरेस्टर, तो रिमा स्टेंटो। डिफेंस। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही सुमेलित हैं, बट यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। डिफेंस। तो मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी सही सुमेलित हैं, 1 2 3 4 होना चाहिए। डिफेंस। बाकी नहीं होगा तो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी सही सम्मिलित करना है। तो 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई। डिफेंस। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु 4 पर दिया हुआ है, यानी कि 2 फिर 4। 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई, यानी कि पहला। और 1605 में क्या हुआ था? 1605 में अकबर लुढ़क गया था, यानी कि 2413 कहाँ पर है? 2413 ऑप्शन नंबर सी में। डिफेंस। आगे चलिए, निम्नलिखित घटनाओं को निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा बताना सही क्रम में लगी हुई है? तो चलिए इनको सही क्रम में लगाना है ना। तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, यानी कि 4। बाबर और इब्राहिम लोदी, यानी कि पानीपत की 1526 की बात हो रही, पानीपत की पहली लड़ाई, यानी कि ये हो जाएगा दूसरा। डिफेंस। हेमू और अकबर के बीच में, यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो ये 56, यानी कि पहला। और अहमद शाह अब्दाली, यानी कि तीसरी लड़ाई की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा तीसरा। डिफेंस। 4213 देखना है हमें, 4213 ऑप्शन नंबर सी। डिफेंस। समझ गया होगे। दोबारा बता देता हूँ, नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा, तो ये 1739 में झंडू बाम रंगीला को हराकर 1739 में ये बन गया था, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526। अकबर और हेमू की लड़ाई 1526 पानीपत की दूसरी लड़ाई कही जाती है। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सही क्रम में लगाना। तो चलिए देखिए, अभी बताया ना 1527, यानी कि 27 में खाना खाया था, तो खानवा का युद्ध। 56 में हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई, यानी कि बताइए 56 में क्या हुआ था? तो 56 में ये हुआ था अकबर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, 1556 में ही पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, बट अकबर उस टाइम छोटा था, तो अकबर की जगह लड़ रहा था इसका बॉडीगार्ड कह लो या फिर संरक्षण खान कह लो, तो वो था बैरम खान। ठीक है, तो याद रखना अकबर का बॉडीगार्ड लड़ रहा था अकबर की तरफ से। ठीक है, तो ये अकबर का राजद्रोह हुआ था 1579 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
तो 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी और 1658 में औरंगजेब ने बनारस का फरमान जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, एकदम डीप लेवल के हैं। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो ये पांडे की राजधानी मदुरई में, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा है कि पांडे किसकी राजधानी थी, तो ये मदुरई। और कई बार ये पूछ लेता है कि मदुरई किसकी राजधानी थी, तो पांड्यों की। और यादवों की थी काकतीय, ठीक है। यादवों की थी देवगिरी और होयसल की थी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना सही तुम्हें लेता है, तो ये पांडवों की राजधानी मदुरई में थी। बाकी हम आगे देखेंगे। तो ये देखिए कैप्टन हॉकिंग्स कब आया था। तो ये कैप्टन हॉकिंग्स आया था 1608 में, यानी कि दूसरा। और ये टॉमस मुनरो, ठीक है, टॉमस रो, तो ये 1615 में आया था। तो ये जगह पहला। और मनुची, तो ये मनुची कब आया था, तो मनुची आया था 1653 से और 1608, ठीक है। पहली बार ये आया था शाहजहाँ के शासनकाल में 1653 में, और फिर आया था ये औरंगजेब के काल में, यानी कि चौथा। और रोल फिंच, ठीक है। तो फिंच कब आया था, तो रोल फिंच आया था, बताइए। तो ये आ जाएगा 1585, यानी कि तीसरा। 2143 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। यहाँ पर बताना गलत, ठीक है। तो गलत बताना है, तो चलिए देखिए। जहांगीर के काल में कैप्टन हॉकिंग्स आया था, तो ये सही है। टॉमस रो, ठीक है। तो ये रो भी आया था जहांगीर के काल में, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी। और इसको याद रखना, ये मनुची, ठीक है। ये मनुची अभी बताया ना, ये पहली बार आया था 1553 में, आई थिंक 1653 में, ठीक है, शाहजहाँ के काल में। फिर ये अकबर के क्या कहते हैं, औरंगजेब के काल में भी आया था। यहाँ पर बताना कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये बल्ख और बदंखा का कई बार बता दिया है। बल्ख और ये बदंखा की संबंध है अफ़गानिस्तान से, ठीक है। और अफ़गानिस्तान को जीतना चाहता था कौन, शाहजहाँ, ठीक है। तो यही गलत है, शाहजहाँ से संबंध है बल्ख और बदंखा का, ठीक है। बाबर का खानवा की लड़ाई से, हुमायूं का चौसा की लड़ाई से, अकबर का हल्दी घाटी की लड़ाई से। और बल्ख और बदंखा का युद्ध हुआ था शाहजहाँ के काल में, ठीक है। तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत बताना है। तो चलिए देखिए, दोबारा जजिया लगा दिया था फारूक शेर ने मसूलीपट्टनम पर अधिकार, मसूलीपट्टनम पर अधिकार। ये फोर्ट ने किया था डिफेंस। मसूलीपट्टनम पर अधिकार कोई फोर्ट नाम का अंग्रेजी अधिकारी था, उसने किया था। सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, कई बार पूछा है, डिफेंस याद रखेंगे। और दास्ता का अंत, तो ये मैकलम ने नहीं किया था, दास्ता का अंत किया था लॉर्ड एलन बरो ने, याद रखेंगे, डिफेंस। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। तो यूसुफ आदिल शाह बीजापुर से बिलोंग करते थे, ना कि अहमदनगर से। तो ये बाज बहादुर मालवा से बिलोंग करते थे। मुजफ्फर शाह तो ये गुजरात के थे। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर या फिर गोलकुंडा कह सकते हो आप, फ्रेंड्स। यूसुफ आदिल शाह तो ये बीजापुर से ही बिलोंग करते थे। कुतुब शाह तो ये गोलकुंडा के थे, ठीक है। समझ रहे होगे कहानी कहाँ चल रही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो मुतशरीफ, ठीक है। तो ये मुतशरीफ जो ये कारखाने, शाही कारखाना था, मतलब राजा का जो कारखाना था, तो उसका अधिकारी वगैरह नियुक्त कर रखा होगा। मतलब शाही कारखाने को देख रेख करने के लिए जो अफसर था, तो उसको कहा जाता था मुतशरीफ, ठीक है, से याद रखेंगे। और कई बार ये पूछा जाता है बरीद कौन थे, तो बरीद को कहा जाता था गुप्तचर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुप्तचर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। यहाँ पर बताना कौन सा ठीक सुमेलित है, यानी कि करेक्ट बताना है। तो देखिए करेक्ट है, अमीर ए हबीब दरबारी शिष्टाचार, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही ठीक है। तो ये अमीर ए हबीब, तो ये दरबारी शिष्टाचार होता था, ठीक है। दरबार में जो नौकर वगैरह होते हैं ना, तो ये शिष्टाचार वगैरह अमीर ए हबीब कहा जाता था दरबारी शिष्टाचार को, ठीक है। और बरीद कहा जाता था गुप्तचर को। ये कि यहाँ पर लिखा है दास विभाग, तो ये गलत है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए। तो ये अकबर के काल में रोल फिंच आया था, दारा सिकों के मनुची, ठीक है, याद रखना मनुची। और अभी तो आप कई लोग कहेंगे कि अभी आप बता रहे थे ये मनुची आया था शाहजहाँ के काल में, तो ये दारा सिको शाहजहाँ का लड़का ही था, ठीक है, याद रखेंगे। और ये सर टॉमस रो, तो ये शाहजहाँ के जहांगीर के काल में आया था, कब, ये 1615। ये जॉर्डन नहीं आया था शाहजहाँ के काल में, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर कथन कारण वाला है, तो देखिए।
अब थोड़े कथन कारण वाले चलेंगे, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले, ठीक है, सीक्वेंस में टाइप कर रखे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ठीक है, यहाँ से देखिए, मुग़ल बादशाहों ने खलीफा के स्तर को इस्लामी विश्व सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नहीं स्वीकारा था। तो ये सही है, मतलब विश्व में जो कुछ होगा तो ये खलीफा ही होगा। तो मुग़ल बादशाहों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, मुग़ल बादशाहों ने खलीफा के स्तर को इस्लामी विश्व में सर्वोच्च अधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। ये सही है। खलीफा मिदा के शासक का बंदी था। खलीफा मिदा के शासक का बंदी था एवं उससे अभिप्राय था कि मिदा के शासन की तुलना में मुग़ल बादशाहत या फिर बादशाह स्तर निम्न है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात हो रही है कि जो खलीफा वगैरह था तो वो मिदा का एक बंदी शासक था, और वो बताता है कि मिदा का शासन की तुलना में, मतलब मिदा का जो शासन है वो A1 क्वालिटी का है अकॉर्डिंग टू द मुग़ल बादशाह। मतलब मुग़ल अम्पायर के सामने, मतलब मिदा के शासन के सामने मुग़ल अम्पायर है वो मतलब निम्न स्तर का है, मतलब कुछ भी नहीं है, नेगेटिव है। ठीक है, समझ गए होगे। तो ये दोनों सही हैं, बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक संघ बना रहा। ये ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, जो मराठा साम्राज्य पढ़ाया है ना इससे पहले, यानी कि चैप्टर नंबर 36, तो उसमें सब कुछ पढ़ाया है। तो ये सही है। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो बताइए सही है। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए यार, दोनों सही है। और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। मुगलकालीन भारत के सभी, ठीक है, मुगलकालीन भारत के सभी उद्योगों में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। तो ये सही बात है। ठीक है, हमारे जो सूती वस्त्र है वो मुगल काल में भी A1 क्वालिटी के थे, और सूती वस्त्र हमारे ब्रिटेन वगैरह में A1 क्वालिटी के बिकते थे। तो ये सही है, जिसी वजह से अंग्रेज़ हमारे देश में जक मारने आए थे। आगे चलिए। सूती वस्त्रों का निर्यात भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत था। तो ये तो दोनों पढ़ के सही लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये यार दोनों सही है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, मुग़ल शासकों ने खलीफा की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। तो बताइए। नेक्स्ट देखिए, खलीफा मिदा का एक शासक था। तो ये ऊपर पढ़ के आए हैं। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी बता रहा है। यार दोनों सही है, बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर पढ़ के आए हैं ना, ये देखिए कई बार पूछा है। देखिए UPPCS प्री में पूछा है। नेक्स्ट देखिए, मुग़ल का सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो चुका था। तो ये तो पढ़ के ही सही लग रहा है। ठीक है, मुग़ल जब तक स्ट्रॉन्ग रहे, जब तक औरंगजेब जिंदा रहा। 1707 में जैसे ही औरंगजेब मरा तो ये सब आपस में ही एक दूसरे को मार डालने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है, तो ये सही है। आगे चलिए। जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति थी। तो बताइए, ये दोनों सही हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मुग़लकालीन 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो चुका था, और जागीरदारी मतलब ये लोग आपस में ही अपनी जागीर वगैरह लेने के लिए लड़ झगड़ रहे थे। तो इसी वजह से स्थिति संकट में आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए। आई होप। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। मुग़लकालीन, ठीक है, मुग़ल काल में त्रिधात्विक मुद्राएं प्रचलन में थी। तो ये सही है। कारण देखिए क्या कहता है। स्वर्ण, यानी कि स्वर्ण मोहर, चांदी के रुपए और तांबे के दाम का आपसी विनिमय राज्य द्वारा निर्धारित होता था। तो ये दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मतलब जो सोने की मोहरें और चांदी का रुपया वगैरह और तांबे का दाम वगैरह होता था, तो राज्य का मतलब जो व्यापार वगैरह होता था तो उसमें राज्य में आदान प्रदान करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था, मतलब आपसी विनिमय निर्धारित होता था। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए। कथन क्या कहता है। मुग़ल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। तो बताइए, ये सही है। ठीक है, ये सही है। मुग़ल में मनसबदारी व्यवस्था या फिर प्रथा विद्यमान थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर योग्यता के आधार पर चयन होता, मतलब क्वालिफिकेशन के आधार पर, तो औरंगजेब झंडू बाम अंगूठा छाप था, 0 पढ़ा लिखा। ठीक है, तो ये देखिए ए सही है, लेकिन कारण गलत है। ठीक है, ये देखिए कारण यहाँ से है, तो ये वाला गलत है, योग्यता के आधार पर नहीं होता था। नेक्स्ट देखिए। सभी सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे।
सभी सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, ये सही है। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। तो बताइए कौन सा कथन सही है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों सही है फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पर लिखा है सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, ये सही है। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। खालसा पंथ, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और कई बार पूछा। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोबिंद सिंह ने फ्रेंड्स। अब थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। सिखों के अंतिम गुरु, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है आज भी। तो ये गुरु गोबिंद सिंह फ्रेंड्स। ग्रुप सी डी का पालतू क्वेश्चन है। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को कहा जाता था सरकार फ्रेंड्स। अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सीधे फैक्ट के रूप में पूछे चलते हैं। मुगल शासन में जिले को कहा जाता था सरकार। नेक्स्ट देखिए, गजे सिकंदरी या गजे इलाही या फिर, तो गजे सिकंदरी और गजे इलाही में अंतर क्या था, मतलब इनका रेशो पूछा है। तो गजे सिकंदरी था 39 गज का और गजे इलाही था ये 41 गज का, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था या फिर संग्रहित किया था। तो ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव फ्रेंड्स। अब थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा कलर चेंज करते हैं और एक बढ़िया सा कलर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मुस्लिम सिंपल वे में समझिए। ये राम कथा लिखी है, इसमें छोड़ो फ्रेंड्स। यहाँ पर ये पूछ रहा है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। जो दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था, तो वो था हेमू फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले हेमू का जन्म कब हुआ था, तो ये हेमू का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रेवाड़ी फ्रेंड्स। रेवाड़ी में हेमू का जन्म हुआ था और ये एकमात्र हिंदू सम्राट था जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगर क्वेश्चन ये पूछे बन जाए कि ऐसा कौन सा एकमात्र हिंदू राजा था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था, तो इसकी आंख में तीर लग गया था। 1556 में होती है पानीपत की दूसरी लड़ाई। इसकी आंख में तीर लग जाता है तो वो अकबर की जगह लड़ रहा होता है उसका बैरम खां, उसका बॉडीगार्ड, तो इसे बंदी बना लेता है फ्रेंड्स, याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, जौनपुर, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। जौनपुर की स्थापना की थी हुसैन शाह सरकी ने। आगे चलिए, सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में एक थी, तो वेधशालाएँ कहाँ पर थी, तो उज्जैन में बनवाई गई थी फ्रेंड्स। यहाँ पर बताना एक वेधशाला कौन सी थी, उज्जैन में थी, दिल्ली में थी, जयपुर में थी, इलाहाबाद और वाराणसी वगैरह में थी। तो यहाँ पर उज्जैन ऑप्शन है, तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हेमचंद्र विक्रमादित्य को तो ये हेमू के नाम से जाना जाता था, कई बार बता दिया है। आगे चलिए फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चलाई जाती थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके फ्रेंड्स। मनसबदारी व्यवस्था क्यों लगाई जाती थी, ताकि साफ सुथरा प्रशासन चलाया जा सके, मतलब कोई करप्शन ना हो फ्रेंड्स। जैसे कि आज के टाइम विजिलेंस डिपार्टमेंट है ना फ्रेंड्स, तो उसी के टाइम मनसबदारी व्यवस्था को कंपेयर किया जा रहा है विजिलेंस डिपार्टमेंट से फ्रेंड्स। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला और जंतर मंतर, तो ये लॉलीपॉप है, कई बार बता दिया है। तो ये जयसिंह फ्रेंड्स, जयपुर का राजा जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली की खगोलशाला और जंतर मंतर बनवाया था। नेक्स्ट देखिए, मनसबदारी व्यवस्था किसके काल में उत्पन्न हुई थी, तो बताइए। मुगल मनसबदारी व्यवस्था ज़्यादातर चलती थी अकबर के काल में फ्रेंड्स। और यहाँ पर पूछा मुगल शासकों द्वारा प्रचलित मनसबदारी व्यवस्था, तो ये मुगल लेकर आए थे मध्य एशिया से फ्रेंड्स। आगे चलिए, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में गलत है फ्रेंड्स, तो सही नहीं है, तो वो बताना है। तो चलिए देखिए, इसमें 33 वर्ग से ये ऊपर पढ़ा दिया है फ्रेंड्स। इन्हें मशरूत अथवा सशर्त प्राप्त थे, तो ये भी सही। उनका सवार पद जात पद से अधिक होता था, तो यही गलत है फ्रेंड्स। उनका जो सवार का पद था वो जात के पद से कम होता था फ्रेंड्स, तो यही गलत है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में बताना कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, प्रत्येक मनसबदार की संस्तुति या फिर परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होता था फ्रेंड्स। मतलब जो मनसबदारी व्यवस्था थी, मतलब इसमें लोगों को भर्ती किया जाता था, तो मनसबदारी व्यवस्था में मतलब प्रत्येक आदमी का परिचय या फिर इंटरव्यू वगैरह लेता था, तो ये मीर बख्शी के माध्यम से होता था फ्रेंड्स। जैसे आज के टाइम इंटरव्यू वगैरह होता था ना, उसके बाद सिलेक्शन होता है,
तो ये मीर बख्शी, इसका मतलब प्रत्येक मनसबदार का परिचय या फिर इंट्रो लेता होगा, उसके बाद सिलेक्शन होता होगा। ठीक है ना, समझ के हो गए। आगे चलिए। मनसबदारों को वेतन जागीरों के रूप में देते थे, तो ये सही है। मनसबदारों को सशर्त पदेन या फिर मशरूत पद भी प्रदान होता था, ये सही है। मनसबदार मुख्यतः वंशानुगत होते थे, तो ये गलत है। ठीक है, ऊपर बता दिया ना, अनुवांशिक बोल दे या फिर वंशानुगत बोल दे, तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अनुवांशिक बोल दे या फिर बोल दे वंशानुगत, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर वंशानुगत नहीं होते थे अधिकारी। आगे चलिए। मनसबदारों की संपूर्ण आय के दावे में एक चौथाई की कटौती अमीरों के निम्नलिखित वर्ग से जुड़ी हुई थी, तो ये जुड़ी हुई थी राजपूतों से। आगे चलिए। मनसबदारों में जात में किसकी संख्या से अभिप्राय था, तो ये जात कहा जाता था सैनिकों को। ऑप्शन नंबर बी। मनसबदारी व्यवस्था, तो ये कई बार बता दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मतलब प्रशासन साफ सुथरा चल सके, शासकीय नियुक्ति के द्वारा होती थी। ठीक है, मनसबदार की नियुक्ति वगैरह मनसबदारी संस्था, तो ये शासकीय नियुक्ति के द्वारा चालू होती थी या फिर लागू होती थी। आगे देखिए। अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणालियों को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी, तो ये बता दिया मंगोलिया। ठीक है, तो ये अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था थी, तो ये मंगोलिया से ली थी अकबर ने। आगे चलिए। मुगल मनसबदार प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन थे, तो ये थे मीर बख्शी के। अभी बता दिया। ठीक है, ये मुँह जो मनसबदार वगैरह भर्ती होते थे, तो ये मीर बख्शी इनका इंटरव्यू वगैरह लेता था। आगे चलिए। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था, तो ये भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, जो माल शब्द है तो ये भू राजस्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। आगे चलिए। निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युगों में से किस युग में अपने प्रमुख सदरों को अपदस्थ किया था, मतलब जो इनके प्रमुख अधिकारी वगैरह थे तो उनको उनकी छुट्टी कर दी थी, यानी कि पद से हटा दिया था, तो हटा दिया था अकबर और औरंगजेब ने। ठीक है, जो ये मुगल बादशाह थे तो इन्होंने अपने प्रमुख सदरों को, यानी कि प्रमुख जो ऑफिसर वगैरह थे, तो इनको पद से हटा दिया था। अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में ऐसा हुआ था। आगे चलिए। भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित की जाती थी उसे कहा जाता था, तो उसको बताइए। माले पैवाकी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। ये ए वन क्वालिटी के यानी कि A1 क्वालिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं एकदम डीप लेवल के, तो इन पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। मुगल डिफेंस, मुगल कर था, तो बताइए मुगल कर या फिर माल कर क्या था, तो ये हो जाएगा ज़मीन पर लगाया जाने वाला कर, तो उसको कहते थे माल डिफेंस। आगे चलिए। पैवाकी से क्या अर्थ है, तो ये अभी ऊपर बताया ना, अबदस्त जमी जमी डिफेंस। पैवाकी से क्या तात्पर्य है, तो ये अप्रदत्त जागीर भूमि को कहते थे पैवाकी। मुगल बादशाह किससे जागीरें प्रदान करते थे, तो ये करते थे हाले पैवाकी से। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस जागीर का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता था, तो ये हो जाएगा वतन जागीर का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी जागीर हस्तांतरित नहीं की जा सकती थी, तो ये बता दिया है वतन जागीर। डिफेंस। आगे चलिए। मानचित्र डिफेंस, ये यूपीएससी का पूछा हुआ है, जहाँ भी मानचित्र आ जाए, तो चलिए देखते हैं। डिफेंस तो चलिए यहाँ पर बताना मानचित्र में जो ये 1 2 3 4 नाम दिए हैं, डिफेंस, तो इनको सही मान लो, ये इंडिया का नक्शा है, सिंपल वे में समझो। डिफेंस। और यहाँ पर बताना, तो ये मैंने कई बार बताया, ये सिंधिया कहाँ पर थे, तो ये ग्वालियर में थे, यानी कि मध्य प्रदेश। यहाँ पर डिफेंस मध्य प्रदेश में पड़ता है ग्वालियर। गायकवाड़ डिफेंस, तो ये गायकवाड़, तो ये गुजरात के थे। डिफेंस गुजरात इस साइड पड़ता है पश्चिम दिशा में। और ये भोसले, तो ये नागपुर में थे, तो नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, इधर मुंबई की तरफ। डिफेंस। और ये होलकर, आई थिंक होलकर थे इंदौर में। डिफेंस, तो ये मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा। डिफेंस, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ेंगे ये दोनों। सिंधिया ग्वालियर में, होलकर इंदौर में, गायकवाड़ पड़ेंगे गुजरात में, और भोसले पड़ेंगे नागपुर, यानी कि महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है, कई बार बता रखा है। आगे चलिए। डिफेंस। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता की अवस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहती थी? ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए IAS का पूछा हुआ है, और कई बार ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि गरीबों का अबला बाबा किसे कहते थे, तो इब्राहिम आदिल शाह। डिफेंस। और इसी को, इसकी जो प्रजा थी, डिफेंस, इसकी प्रजा थी, तो इसको जगत गुरु कहकर पुकारती थी, क्योंकि ये गरीबों पर बहुत ध्यान देता था, इसी वजह से इसको गरीबों का अबला बाबा या फिर जगत गुरु कहकर पुकारती थी इसकी जनता।
बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? तो ये कराया था सरदना में। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो ये था लच्छन देव। ठीक है, लच्छन देव। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन रोहिला सरदार अहमद साहब अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो ये था नजीब खान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। मुगल दरबार की भाषा थी, तो ये लॉलीपॉप है। आगे चलिए। ठीक है, विलियम डेरिम्पल की किताब सिटी ऑफ द जीन्स किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो सिटी ऑफ द जीन्स में नाम लिखा हुआ है, दिल्ली का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे चलिए। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। सिराजुद्दौला का मकबरा, ये लॉलीपॉप है, तो ये लखनऊ में। आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। गजुद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम क्या है? तो होफ्त कुलजुम प्रशासनिक सुधारों की एक पुस्तक है। ठीक है, मतलब प्रशासन में जितने कानून व्यवस्था थी तो इसको लिखा गया है होफ्त कुलजुम नाम की किताब के अंदर। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है। आगे देखिए। ठीक है, निम्नलिखित अवतरणों पर ध्यान दीजिए और यहाँ बताना है इनमें से किसका वर्णन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध में विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जा सकता है। सिंपल वे में समझिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि ये मतलब जो इबन बतूता आया था तो ये अफ्रीका का यात्री था। अफ्रीका ऑप्शन में ना हो तो मिलेगा आपको मोरक्को। ठीक है, तो मोरक्को का यात्री था इबन बतूता, जो कि 73,000 मील की, मतलब इसने 44 देशों की यात्रा वगैरह की थी। 73,000 मील की दूरी कवर की थी। ठीक है, तो ये पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यात्री कौन था? तो ये इबन बतूता था। ठीक है, समझ गए होंगे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इबन बतूता कहाँ से बिलोंग करता था? तो ये बिलोंग करता था अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका से। अगर अफ्रीका ऑप्शन में ना हो तो मोरक्को जरूर मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ये मतलब 73,000 किलोमीटर की यात्रा की थी, 44 देश घूमा था ये, तब जाके ये इंडिया में आया था हमारे। ठीक है, और ये कई बार पूछ रहे था किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था MBT। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। नेक्स्ट देखते हैं। ये सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, आगे चलिए। लोहगढ़ के किले का निर्माण तो ये कराया था बंदा बहादुर ने। आगे चलिए। चित्तौड़। ठीक है, तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ तो राणा कुंभा ने बनवाया था, लॉलीपॉप है। आगे चलिए। दक्षिण भारत में पोलीगार कौन थे? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, क्षेत्रीय प्रशासनिकी और सैन्य नियंत्रक। ठीक है, दक्षिण भारत के जो पोलीगार थे तो वो थे क्षेत्रीय प्रशासनिकीय और सैन्य नियंत्रक। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित है। तो देखिए, यादव की। ठीक है, यादवों की राजधानी वारंगल में थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित है। तो ये ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए। होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान में नाम क्या है? तो यह है हेलीबेड। ठीक है, और ये सब कर्नाटक में पड़ता है। आगे देखिए। मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो मुगल और अंग्रेजों के बीच में जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी तो वो थी सूती वस्त्र। ये ऊपर बता दिया है। ठीक है, आगे चलिए। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास के प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत आचार्य केंद्र स्थापित किए थे? तो ये किए थे 5। ठीक है, सिंपल वे में समझो। जो ये नाम है स्वामी हरिदास, तो इससे तानसेन और ये बैजू बावरा और ये क्या कहते हैं गोपाल नायक ने स्वामी हरिदास से ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद इन्होंने संगीत के 5 केंद्र स्थापित किए थे, या फिर इंग्लिश में बोलो 5 इंस्टीट्यूट खोले थे। ठीक है, आगे चलिए। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन। ठीक है, जब भी नील की बात आएगी तो नील वगैरह ज़्यादातर मुगल अंग्रेजों के टाइम पर होता था बिहार वगैरह में। ठीक है, बिहार बंगाल में। बट यहाँ पर पूछा मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो ये था बयाना। आगे चलिए। मुगलों के अधीन दीवान की शक्तियों निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं था? तो ये सम्मिलित नहीं था सरकारी फरमानों का निर्गमन। ठीक है, आगे चलिए। ये हो गया ना। ठीक है, ब्रेक के बाद स्वागत है। आगे देखिए। कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की गई वस्तु क्या थी? तो ये थी वस्त्र। ठीक है, मैंने बताया ना, जो ये अंग्रेज वगैरह आए थे ये हमारे सूती वस्त्रों को अट्रैक्ट होते हुए आए थे, और जो कि वस्त्र वगैरह कच्चा माल निर्यात करते थे। ठीक है,
कच्चा माल इंग्लैंड से लाते थे और उसी को हमारे यहाँ पर फिर मतलब A1 क्वालिटी का बना के इंग्लैंड से और फिर हमारे भारत वालों को ही बेचते थे फ्रेंड्स। तो ये डच हमारे बंदरगाह से निर्यात करते थे वस्त्र। आगे चलिए, भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, ये लॉलीपॉप है तो ये कोलबर्ट ने की थी। आगे चलिए, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे काबुल या फिर मक्का का द्वार कहा जाता था, तो वो था सूरत। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा, ठीक है, अर्घट्टा किसे निरूपित करता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भूमि की सिंचाई, ठीक है, भूमि की सिंचाई के लिए जो जल चक्र प्रयोग किया जाता था तो उसको कहते थे अर्घट्टा, ठीक है, अगरगट्टा। अगरगट्टा याद रखना, ये जल चक्र से संबंधित है, वाटर व्हील से। नेक्स्ट देखिए, अमृतसर की नींव डाली थी, तो ये डाली थी गुरु रामदास ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अमृतसर नगर बसाया था तो गुरु रामदास ने। मुगल शासन में तांबे के सिक्का कहते थे तो उसको दाम कहते थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, दस्तार बंदगान कौन थे, तो ये थे उलेमा, ठीक है, दस्तार बंदगान कौन थे, तो ये उलेमा। आगे चलिए, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार उधार लिया था, तो ये किससे लिया था, ऑप्शन नंबर ए फारसियों से, फ्रेंड्स। आगे चलिए, 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है तो किसका मनाया जाता है, ठीक है, तो बता सकता कोई, ठीक है, ये दोनों तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 23 जनवरी को मनाया जाता है इनका, आई थिंक, ठीक है। 21 जनवरी को देख लेना आप इस क्वेश्चन को, वरना आप गूगल कर लेना, ठीक है, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से तो आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। बाकी आप देख लेना, इस पर स्टार लगा लो, ठीक है, स्टार लगा लो इस पर। आगे चलिए, ठीक है, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो ये था भू राजस्व। जवाबित कौन थे, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राज्य के जो कानून वगैरह थे तो उनको कहते थे जवाबित। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, ये लॉलीपॉप है और इसका आंसर है चिंगलिज खां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे चलिए, मुगल काल में मौलिम कौन था, तो बताइए कौन थे, तो ये था एक जहाज़ का नाम था मौलिम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक बेहेज की सही परिभाषा है, तो भू राजस्व अनुदानों द्वारा देय वेतन, डिफेंस। बेहेज किसको कहते थे, तो भू राजस्व अनुदानों द्वारा जो सैलरी वगैरह दी जाती थी तो उसको कहते थे बेहेज, डिफेंस। मान लो आपकी सैलरी पेमेंट करनी है, डिफेंस, आपकी पेमेंट करनी है, तो जो भी भू राजस्व वगैरह यानी कि भूमि, मतलब जो भूमि से टैक्स इकट्ठा होता था तो उसी टैक्स में से जो सैलरी पे की जाती थी तो उसी को कहते थे बेहेज, डिफेंस। समझ गए होगे। आगे चलिए, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग यानी कि प्रथम कंपनी कहाँ पर लगाई थी, तो कोचीन। आगे देखिए, और हाँ डिमांड्स क्या कहते हैं, 2800 क्वेश्चन, 2800 क्वेश्चन। जैसे जैसे आप ये देखिए क्वेश्चन बढ़ रहे हैं ना आगे, ये वाला क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो हम धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि मुगल काल वगैरह ख़त्म हो गया तो ये पुर्तगाली वगैरह सब मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो 2800 क्वेश्चन तैयार करवा दिए हैं A1 क्वालिटी के, डीप लेवल के। बट आप थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो अब हम मॉडर्न क्या कहते हैं मध्यकालीन भारत से निकलकर मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो पुर्तगालियों ने अपना प्रथम फैक्ट्री बनाई थी तो ये कोचीन में बनाई थी। आगे चलिए, विदेशी यात्रियों में से कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए लाया जाता था, तो बताइए तांबे के बर्तनों में मुगल काल में गंगा जल पीता था, तो ऐसा कौन बताता है, तो ऐसा बताता है एडवर्ड टेरी, ठीक है, एडवर्ड टेरी कहता है ऐसा। आगे चलिए, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक मुगलों के अधीन बंदरगाह का अध्यक्ष होता था, तो बंदरगाहों की देख रेख कौन करता था, तो ये करता था मुर्शदी, ठीक है, मुर्शदी, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, 16वीं शताब्दी में मुगल प्रशासनिक शब्दावली में एलची अथवा साफिर शब्दों का अभिप्राय, तो एलची और साफिर कौन थे, तो बताइए कौन थे, तो ये थे राजदूत, ठीक है, राजदूत। आगे चलिए, मुगल काल में नरनाल या होपी तोप क्या थी, तो नरनाल और होपी तोप क्या थी, तो ये हो जाएगा मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोप, ठीक है, जो छोटी मोटी तोपें होती हैं ना जो कंधे पे लाद के ले जाती हैं, जिनसे वो कंधे पर रख के चलाई जाती हैं, तो उनको कहते थे मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोप को तो नरनाल और होपी तोप, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, अन्य ग्रामों में भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक कहलाते थे,
तो इनको कहते थे पाई या पाही। ठीक है, मतलब जो दूसरे गांव से भूमि जोतने के लिए यानी कि खेत जोतने के लिए दूसरे गांव से जो ट्रैक्टर वगैरह या फिर हल हल वगैरह मंगाता था। ठीक है, यानी कि जो भी आदमी जोतने के लिए कृषक आते थे तो उनको कहते थे पाई या फिर पाही। जाट समुदाय का प्लेटो ये लॉलीपॉप है तो सूरजमल को जाटों का अफलातून कहते हैं, कई बार पूछा है। आगे चलिए, मुगल कालीन। ठीक है, मुगल कालीन भारत में अधोलिखित वस्तुओं का सब किसका निर्यात सबसे अधिक होता था, ये कई बार बता दिया, सूती और रेशमी वस्त्र का। आगे चलिए, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था, तो ये था भूभाग। ठीक है, भूभाग नहीं व्यापार। ठीक है, जो अंग्रेज हमारे देश में नए नए आए थे तो ये कहते थे हम तुम्हारी ज़मीन वगैरह नहीं हड़पेंगे, हम सिर्फ अपनी कंपनी खोलेंगे और व्यापार करेंगे, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो यही था इनका नारा, भूभाग नहीं मतलब ज़मीन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ व्यापार। आगे चलिए, भारत के किस प्रदेश में डचों ने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, भारत में किस प्रदेश में डच लोगों ने अपने आरंभिक कारखाने या फिर मलखाने स्थापित किए थे। तो डचों ने फैक्ट्री लगाई थी सबसे पहले गुजरात और बिहार में। ठीक है, आगे चलिए, बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूँ मैं तो थोड़ा ऑफवर्ड सा फील हो रहा है। ठीक है, और मैं कमरे में अंधेरे में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से, और ऊपर से सर्दी लग रही है। तो चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय, ब्रिगेंजा और कैथरीन। ठीक है, सिंपल वे में समझिए, ये क्वेश्चन ऐसे पूछने की कोशिश कर रहा है जो ये पुर्तगाली राजधानी थी, क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी पहले सुन लो, तो इसकी राजधानी है लिस्बन। ठीक है, ये ग्रुप CD एग्जाम में पूछ लेता है। तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ठीक है, और पुर्तगाल की जो महारानी थी तो उसका नाम था ब्रिगेंजा कैथरीन। ठीक है, तो ब्रिगेंजा कैथरीन का विवाह कर लेता है कौन, ये इंग्लैंड का जो राजा होता है चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, तो इसका विवाह हो जाता है। तो पुर्तगाली जो हमारा मुंबई द्वीप है तो पुर्तगाली मुंबई को दे देते हैं दहेज में, किसको, अंग्रेजों को। ठीक है, सिंपल वे में समझिए, ये देखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रिगेंजा कैथरीन से विवाह करने पर मुंबई दहेज में दिया था, तो पुर्तगालियों ने विवाह करने पर मुंबई को दहेज में दे दिया था अंग्रेजों को। आगे देखिए, मुगल साम्राज्य में काजी उच्च कुजात किससे संबंधित थे, तो ये थे न्याय से। ठीक है, ऐसे याद रखना, जो मुगल काल में जो जज होता था ना, आज के टाइम पे जो जज बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्याय वगैरह करता था, यानी कि जो जज होता था तो उसको कहते थे काजी उच्च कुजात। ठीक है, समझ गए होगे। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूरों को छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। तो ये किसका कथन था, तो ये था ऑप्शन नंबर ए, बर्नियर। ठीक है, मतलब सिंपल वे में समझिए, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे समय जब कोई भूमि मतलब कोई आदमी था भूमि खरीदता था या फिर प्राप्त करता था तो उससे अधिकाधिक निचोड़ता था। ठीक है, सिंपल वे में समझ गए हो गए, नहीं समझे अभी समझा देता हूँ। मान लो एक किसान है। ठीक है, ये एक ए नाम का कोई किसान है और मुग़ल काल में मतलब ये जो ए नाम का बंदा है तो मुग़लों ने ये कह दिया कि ये तुम्हारा खेत है, मतलब ये खेत हमारा है, तुम इस पर किसानी वगैरह करो। ठीक है, किसानी वगैरह करो, थोड़ा बहुत तुम्हें मिलेगा, बाकी सब हम रखेंगे भूरा ये सब टैक्स के रूप में। ठीक है, तो ये ए नाम का बंदा इस खेत में करने लगता है खेती। ठीक है, तो ये देखिए, ऐसे समय जब कोई भूमि प्राप्त करता था मतलब कोई किसानों को खेत दे दिया जाता था तो उससे अधिक अधिक मेहनत करवा के मतलब उस किसान को मार डालते थे, निचोड़ लेते थे, मतलब बोलते थे 8 घंटा काम करना और काम ले लेते थे 14 घंटे। ठीक है, तो ये देखिए, उससे अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूरों को छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाता है। ठीक है, तो ये बर्नियर कहता है ऐसा कि मतलब किसानों की भूमि देकर उनसे खेती वगैरह कराई जाती थी और उसको मतलब पूरा निचोड़ लेते थे किसानों को, और फिर गरीब गरीब मजदूरों को छोड़कर दूसरी जगह वो चले जाते थे। आई होप। आगे चलिए, खिदमती क्या है। ठीक है, तो ये है पराजित राजा भारतीय सरदारों द्वारा देहे आए। ठीक है, समझ गए होगे। खिदमती क्या है, तो मतलब मान लो कोई ए नाम का बंदा है और इसको अंग्रेज़ों ने या फिर मुग़लों ने हरा दिया, तो हराने के बाद इसे ये कह दिया जाता था कि अब तुम हमें टैक्स दोगे। ठीक है, तो देखिए खिदमती क्या है, तो पराजित भारतीय सरदारों द्वारा दिया गया कर। ठीक है, समझ गए होगे। तो ये लॉलीपॉप है, ऊपर भी बता दिया, सिखों को एक लड़ाकू
जाति के रूप में किसने प्रशिक्षण दिया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, तो याद रखना, सिखों को एक सैनिक लड़ाकू जाति के रूप में परिणित करना आरंभ किया था, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था। लेकिन ऊपर क्वेश्चन ये था कि जो सिख थे ना, तो सिखों को ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए, यानी कि इनको सैन्य शक्ति प्रदान करने के लिए या फिर सैनिकों में कन्वर्ट करने के लिए गुरु तेग बहादुर ने किसको नियुक्त किया था? आई थिंक उस बंदे का नाम था बंदा बहादुर। आई थिंक जो हम ऊपर पढ़ के आए थे। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर था बंदा बहादुर। आप देख लेना ऊपर। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है सिखों को एक सैनिक लड़ाकू जाति के रूप में परिणित करना आरंभ किया था, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये औरंगजेब के काल में एडवर्ड टेरी नहीं आया था। ठीक है, बाकी सारे सही हैं और ये ऊपर करा भी दिए हैं। आगे चलिए, एक सेकंड, देखिए क्या कहता है। मुग़ल बादशाह। ठीक है, मुग़लों ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था। तो बताइए यहाँ पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये न्याय वगैरह की बात ये औरंगजेब तो करता ही नहीं था। ठीक है, औरंगजेब ने शुक्रवार से कोई लेना देना नहीं था। तो देखिए, अकबर जो मतलब अकबर न्याय करता था तो वीरवार वाले दिन, जहांगीर न्याय करता था मंगलवार वाले दिन, और ये शाहजहाँ न्याय करता था बुधवार वाले दिन। ठीक है, और ये औरंगजेब न्याय करता भी था या नहीं करता था, क्योंकि ये एकदम कट्टर था। आगे चलिए, किसकी समाधि के कारण नांदेड़? ठीक है, तो नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की समाधि है, ऐसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे तो चगताई तुर्क। ठीक है, जो अधिकतर जो मुगल शासक थे तो वो चगताई तुर्क वंश के थे। तो देखिए, तो गुलाबी नगरी, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी, तो ये लाहौर में थी। ठीक है, ये पंजाब का राजा रणजीत सिंह था, ये एकदम डरपोक व्यक्ति था, ये अंग्रेजों से डरता था। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो रणजीत सिंह थे तो ये कौन सी मिसल के थे? तो ये शुकर मिसल के थे, और ये HCS। ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 में पूछा है कि रणजीत सिंह कौन सी मिसल के थे? तो ये शुकर मिसल के थे। और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा राजा था जो एक आंख से अंधा था? तो ये रणजीत सिंह एक आंख से काना था, क्योंकि ये कहता था कि भगवान ने चाहा, क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ये कहता था कि भगवान चाहता है कि मैं सभी आदमियों को, सभी धर्मों को एक ही नज़र से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आंख फोड़ दी है। ठीक है, रणजीत सिंह कहता है कि भगवान चाहता है कि मैं सभी आदमियों को, सभी औरतों को, सभी धर्म को एक ही नज़र से देखूं, तो इसीलिए उसने मेरी दूसरी आंख छीन ली है। ठीक है, याद रखना। मुग़ल काल में किस जौहरी विदेशी यात्री ने तख्त ताउस मयूर सिंहासन का विस्तृत ब्यौरा किया है? तो ये है टर्बिनियर। ठीक है, आगे चलिए, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में किस जगह पर हुई थी? तो ये थी नांदेड़ में। आगे चलिए, मुग़ल साम्राज्य में नील उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र, तो ये बता दिया ऊपर बयाना। नेक्स्ट देखिए, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना हिस्सा राज्य की मांग के रूप में निर्धारित होता था? तो ये होता था 1/3, 1/3। आगे चलिए, बुंदेलों की राजधानी ओरछा का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। नेक्स्ट देखिए, किस किले का मुगलों ने दीर्घ काल तक शाही कारगर के रूप में उपयोग किया था? तो बताया वो था ग्वालियर का किला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुगल भारत में वस्त्र उद्योग की। ठीक है, आगे देखिए, मुगल कालीन भारत में वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र था, कई बार बता दिया है, टर्बिनियर, बारबोसा, मनुची। तो ये भारत में यूरोपीय यात्री थे जो कि घूमने आए थे, पर्यटक थे। ठीक है, आगे चलिए, कबूलियत और पट्टा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, राजस्व बंदोबस्त से। मुगल काल में दीवान कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री को दीवान कहते थे मुगल काल में। नेक्स्ट देखिए, मुगल प्रशासन में मुहस्सिब कौन था? तो मुहस्सिब था लोक आचरण का अधिकारी। ठीक है, आबाब क्या थे? तो ऑप्शन नंबर ए, उपकर। नेक्स्ट देखिए, उस क्षेत्र को पहचानिए जहाँ पर यूरोप वासियों ने सर्वोच्च किस्म का सोरा और अफीम प्राप्त करते थे। सोरा और अफीम उगाई जाती थी बिहार में। ठीक है, आगे देखिए, मुगल काल में मदद मास किसको इंगित करता है? तो मदद मास कहते थे विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व भूमि। ठीक है,
जो विद्वानों को राजस्व भूमि दी जाती थी वो भी कर मुक्त फ्रेंड्स, मतलब जो पंडित वगैरह थे तो उनको भूमि दी जाती थी, उसको कहते थे मदद मात, और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था भूमि पर, याद रखना। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस हो सकता है। आगे चलिए, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें, क्यों गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है, तो इसमें कि उन्होंने सिखों को एक सैन्य व्यवस्था का गठन किया था। ठीक है, जो ऊपर कराया है ना, सिखों को लड़ाकू समुदाय में किसने बदला था, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, ऐसे याद रखना, कई बार पूछा है। आगे चलिए, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था, तो ऐसा नहीं किया था, तो ये मारवाड़ के जो राजा थे रामचंद्र सेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओ गॉड। ठीक है, आगे चलिए, पुर्तगालियों ने। ठीक है, लगभग 150 क्वेश्चन है तो हम पहुंचने ही वाले हैं 150 पे। आगे चलिए, पुर्तगालियों ने भारत को निम्न में से किस फसल में पहली बार परिचय कराया था, तो ये मैंने कई बार बता रखा है, तम्बाकू, आलू, प्रिंटिंग प्रेस और केसर काजू। ठीक है, ये पुर्तगाली लेकर आए थे और तम्बाकू बैन कर दी थी जहांगीर ने। आगे चलिए, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें क्या कहते थे, उनको कहते थे नकदी। आगे चलिए, मुगल काल में नसक क्या था, तो भू लगान निर्धारित करने की एक विधि। ठीक है, मतलब कर लगाने की निर्धारण करने की एक विधि थी, उसको कहते थे नसक। ठीक है, आगे चलिए, मुगल प्रशासन में फौजदार निम्नलिखित में से एक अधिकार था, तो फौजदार का एक कौन सा अधिकार था, तो वो था जिला। ठीक है, से याद रखना, फौजदार का एक अधिकार था तो उसको कहते थे जिला, मतलब एक ज़िले का अधिकारी होता था फौजदार, ऐसे याद रख सकते हो। अत्ताली खां किसका नाम था, तो ये ऑप्शन नंबर ही इनमें से किसी का नहीं। डिफेंस अत्ताली खां। आगे चलिए, मुगलों के वैवाहिक जीवन, क्या बोल रहा हूँ, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजदूत कुल कौन सा था, तो ये था कछवाड़। ठीक है, कछवाओं से सबसे ज़्यादा विवाह किए थे अकबर ने, याद रखना। ठीक है, आगे चलिए, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, तो ये बनाया था बुंदेला। ठीक है, बुंदेला वंश की राजधानी थी बुंदेलखंड, ऐसे याद रख सकते हो। 18वीं शताब्दी में वह हिंदू शासक कौन था जिसने 2 असममग ठीक है असममेघ यज्ञों का आयोजन करवाया था, तो ऑप्शन नंबर डी, अजमेर का जो राजा था सवाई जयसिंह। आगे चलिए, ठीक है, गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा का वर्तमान क्या कहा जाता है, तो गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद। नेक्स्ट देखिए, भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा था, तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के आरंभ में कृषक इतिहास के बारे में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी है, तो बताइए। 16वीं और 17वीं शताब्दी में किसानों का इतिहास यानी कि कृषकों के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मुग़ल दरबारों के दस्तावेज। ठीक है, मुग़ल दरबारों के दस्तावेज और इतिवृत्त में किसानों की जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे देखिए, अगला क्या कहता है। ठीक है, अजमेर में ख्वाजा। ठीक है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट चढ़ाने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन सा था, तो ये था राजा साहू और शिवाजी के पुत्र। ठीक है, देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ठीक है, देखिए, बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था, तो ये लॉलीपॉप है, तो इनका नाम था अंजुमन बानो बेगम। ठीक है, अंजुमन बानो बेगम, और ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, मुगल काल में करोड़ी कौन थे, तो मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी को करोड़ी कहते थे। आगे चलिए, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था, तो ये था मीर बख्शी। आगे चलिए, मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना यानी कि इंटरव्यू लेना, जो कि ऊपर बताया है। आगे चलिए, मीर बख्शी किस विभाग को संभालता था, तो ये ऑप्शन नंबर डी, सेना को। आगे चलिए, मुगल प्रशासन में वह मंत्री जो नौसेना का प्रधान था तो उसको कहते थे मीर बख्शी। आगे चलिए, मुगल भू राजस्व प्रशासन से हमें महसूल नामक शब्द। ठीक है, तो ये महसूल क्या था, तो ये महसूल था वास्तविक राजस्व। ठीक है,
महसूल नाम का शब्द मिलता है, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो ये वास्तविक राजस्व यानी कि जो रियल टैक्स था तो उससे संबंधित है ये। आगे चलिए। मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके अधिकार असीमित थे? तो मुगल काल में ऑप्शन नंबर सी मीर बख्शी का अधिकार, मतलब बहुत ज़्यादा ही पावर थी इसके पास, ऐसे याद रख सकते हो आप। आगे देखिए। व्यापारिक ठिवण, व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल करते थे? तो इसको कहते थे ददनी। ठीक है, सिंपल वे में समझिए। जो व्यापारिक थे तो उनको वांछित माल पे जो राशि वगैरह प्रदान की जाती थी पहले ही, ठीक है, मतलब पहले ही एडवांस में जो पैसे दे देते थे। माल मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो व्यापार होता है, ठीक है, तो उसमें जो पहले ही एडवांस में माल दे देते हैं कि आप जाओ, इस माल का जो भी कपड़ा वगैरह है या फिर सिलाई वगैरह करवानी है तो आप पहले ही मटेरियल ख़रीद लो, ठीक है। तो वही बात है, वांछित माल की प्राप्ति हेतु दिए गई अग्रिम धनराशि को किस शब्दावली का प्रयोग करते थे? तो उसको कहते थे ददनी, यानी कि जो एडवांस दे देते थे ना, जो आज के टाइम पर एडवांस दिया जाता था तो मुगल काल में उसको कहते थे ददनी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस हुआ है, ठीक है, लास्ट 5 मिनट में, तो आप उसे अवॉइड करना, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ददनी, मतलब माल डिलीवरी होने से पहले जो एडवांस दे देता है मालिक, तो उसको कहते थे ददनी, यानी कि एडवांस को ददनी कहते थे। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। और यहाँ पर हमारा मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म होता है लगभग। इन सब की एक मास्टर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप A1 क्वालिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में करा रखा है। तो आने वाली जो वीडियो होगी वो हमारी होगी बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, और लगभग 4-5 वीडियो बनेगी एंसेंट हिस्ट्री की ख़त्म, ठीक है। एंसेंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी 4-5 वीडियो में। उसके बाद चलेगी बायोलॉजी और एक तरफ चलेगी हमारी पॉलिटी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।